डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। बच्चे, आज इस टॉपिक से हम लोग जो डील करने जा रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी ट्रेंडिंग भी है। बिकॉज डे टू डे लाइफ में आप देख रहे होंगे कि हर दूसरे दिन आपको ये सुनने को आ रहा है कि उस बच्चे को या उस अंकल आंटी किसी को भी डेंगू हो गया हो। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि डेंगू है क्या, कौन सा इसका पॉजिटिव एजेंट है, कैसे ये फैलता है, क्या इसके सिम्टम है, क्या इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है भी है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने ये पहली स्लाइड लगाई हुई है और इस स्लाइड में आप 3 फोटोज को देख सकते हो। पहले तो ये एक मॉस्किटो का फोटो है, ठीक। दूसरा ये दैट इज वायरस का, और तीसरा ये जो कि ह्यूमन। और इस फोटो में एक चीज और क्लियर होती है कि मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करता है और इससे डेंगू हो जाएगा। तो ये इमेज काफी ज्यादा बोल रही है। इस इमेज से ही पता चलता है कि मॉस्किटो के बाइट करने से डेंगू फैल रहा है, ठीक। और ये जो फोटो लगाई है ये एक वायरस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब मॉस्किटो जब बाइट करता है तो ये वाला वायरस ह्यूमन की बॉडी में ये डाल देता है, जिसकी वजह से डेंगू हो जाता है। तो इस फोटो को यहां लगाने का एक फायदा ये था कि एक ही इमेज में आपको 3 चीजों के बारे में क्लियर हो जाए कि डेंगू में 3 ऑर्गेनिज्म का अहम रोल है। एक तो ह्यूमन जो कि होस्ट है, सफरर भी है, एक तो वेक्टर जो कि मॉस्किटो है, और तीसरा जो है कॉजेटिव एजेंट दैट इज डेंगू वायरस। तो चलिए इसे हम डिटेल में पढ़ते हैं। डेंगू है क्या? ये पेनफुल डेबिलिटिंग मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है। जैसे मैंने अभी बोला कि मॉस्किटो के बाइट करने से ये हो रहा है, तो खाली मॉस्किटो के बाइट करने से नहीं, मॉस्किटो बाइट करने के टाइम पर जो वायरस को इंजेक्ट करता है उससे ये होता है। तो ये क्या है कि पेनफुल है, एक दर्दनाक डिजीज है जो होती है ड्यू टू द बाइट ऑफ द मॉस्किटो के फैलने से, और काज बाय क्लोजली रिलेटेड डेंगू वायरसेस। और मॉस्किटो जब किसी को बाइट करता है, किसी का ब्लड पीता है, तो क्या छोड़ता है? डेंगू के वायरसेस। ये जो डेंगू के वायरसेस है ये रिलेटेड वायरसेस है दैट कॉज वेस्ट नाइल इंफेक्शन एंड येलो फीवर। तो डेंगू का वायरस उस फैमिली को बिलोंग करता है जिस फैमिली में वो वाले वायरस भी शामिल है जो कि वेस्ट नाइल इंफेक्शन करते हैं या येलो फीवर करते हैं। अब वेस्ट नाइल या येलो फीवर के ऊपर हम जाएंगे नहीं क्योंकि वो टॉपिक को डाइवर्ट कर देते हैं। सिर्फ इतना सा बताना चाहूंगा कि डेंगू का वायरस और ये जो वेस्ट नाइल की इंफेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल वायरस है या फिर येलो फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल जो वायरस है, ये तीनों एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। डेंगू इज कॉमन इन मोर देन 100 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। तो ये मत सोचिए कि डेंगू के केसेस सिर्फ इंडिया में ही रिपोर्टेड है। ऑल ओवर द वर्ल्ड 100 से ज्यादा कंट्रीज ऐसी हैं यहाँ पे डेंगू की काफी ज्यादा रिपोर्टें आती हैं। 40% of the world population, that is about 3 billion people, live in area with risk of dengue. तो वर्ल्ड के 3 बिलियन लोग ऐसी जगह पे, ऐसी कंट्रीज में, ऐसे एरियाज में रहते हैं जो कि डेंगू सब्जेक्टेड एरिया है, जहां पे डेंगू काफी ज्यादा फैला हुआ है। अब एरिया जो बैडली इफेक्टेड है वर्ल्ड वाइड, वो कौन कौन से हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, साउथ ईस्ट एशिया, साउदर्न चाइना, ताइवान, पैसिफिक आइलैंड, कैरिबियन, मैक्सिको, अफ्रीका, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका एक्सेप्ट चाइल्ड, पारगे एंड अर्जेंटीना। तो ये कुछ लिस्ट है। अगर आपके सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर अपनी नॉलेज के लिए देखो तो आपके सामने इनके नाम है जो आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से एरिया बैडली अफेक्टेड है डेंगू की वजह से। सो अब डेंगू
एक बात तो क्लियर होगी कि वायरस की वजह से होता है। अब ये भी मैंने बताया कि डेंगू को फैलाता कौन है, मॉस्किटो, ठीक है। तो वो वाला ऑर्गेनिज्म जो एक पैरासाइट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाए ताकि वो उधर भी फैल जाए, उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं वेक्टर। क्या बोलते हैं? वेक्टर। तो डेंगू वायरसेस आर स्प्रेड टू द पीपल थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एडीज स्पीशीज मॉस्किटोज। अब देखो मॉस्किटो जो होता है वो एनोफिलस भी हो सकता है, ठीक, जैसे कि हमने मलेरिया के टाइम पे पढ़ा। तो मलेरिया में मॉस्किटो का कौन सा जीनस? एनोफिलस। लेकिन डेंगू के टाइम पे मॉस्किटो का जो जीनस है वो एडिस है। सो मलेरिया फैलाने वाला मच्छर और डेंगू फैलाने वाला मच्छर ये दोनों डिफरेंट है। उसके डिफरेंसेस का चार्ट भी यहां लगाया हुआ है, उसे बाद में पढ़ेंगे। लेकिन आप पहले ये क्लियर हो जाओ कि जो मच्छर मलेरिया फैलाता है वही मच्छर डेंगू नहीं फैलाता, ये दोनों अलग हैं। और एक चीज दोनों में कॉमन है, मलेरिया फैलाने में भी फीमेल मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल है और डेंगू फैलाने में भी फीमेल मॉस्किटो ही रिस्पॉन्सिबल है। अब एडिस स्पीशीज तो कर दी है, लेकिन एडिस स्पीशीज में कौन कौन से? एडिस जिप्टाई और एडिस एल्बोबिक्टस। These are the same type of mosquito that spread Zika and चिकनगुनिया viruses। तो कहते हैं कि भाई यही वो मॉस्किटो है जो सिर्फ डेंगू ही नहीं फैलाता, बट जो जिका वायरस है, जो चिकनगुनिया वायरस है, इनकी इंफेक्शन भी एडिस मॉस्किटो ही फैलाता है। सो एक बात फिर से सुन लीजिए, मलेरिया एनोफिलस मॉस्किटो फैलाता है, उसकी कैटेगरी ने अलग कर दी। हमने बोला कि डेंगू है वो एडिस मॉस्किटो फैलाता है, तो इसने बोला कि एडिस सिर्फ डेंगू नहीं फैलाता, एडिस एक इंफेक्शन जीका को भी फैलाता है और चिकनगुनिया वायरसेस को भी फैलाता है। सो ये 3 टाइप के वायरस को फैला रहा है, चिकनगुनिया, जीका एंड डेंगू। अब वायरस डेंगू इज कॉज्ड बाय वन ऑफ एनी 4 रिलेटेड वायरसेस, 1, 2, 3, 4। तो डेंगू के 4 स्ट्रेन हैं, डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4। फॉर दिस रीजन a person can be infected with a dengue virus as many as 4 times in his or her lifetime। तो होता क्या है कि हमारी बॉडी की कैपेबिलिटी होती है, जब भी एक वायरस हमारी बॉडी पे अटैक करता है तो वो थोड़ा बहुत तो डैमेज करता ही है, थोड़ा या ज्यादा, लेकिन हमारी बॉडी बाद में उसके लिए इम्यून हो जाती है। मतलब फर्दर वो हमारी बॉडी पे अटैक करेगा तो वो इतना ज्यादा लॉस नहीं करवा पाएगा, बिकॉज हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, बी सेल या टी सेल, उनकी आर्मी बन गई होती है, मेमोरी सेल होती है, उनको याद होता है कि पिछली बार भी ये आया था, अब हम तैयार हैं, अब हम इससे बॉडी के अंदर ज्यादा तोड़फोड़ नहीं करने देंगे। क्योंकि हमारी जो इम्यूनिटी है वो काफी ज्यादा स्पेसिफिक होती है, तो डेंगू वायरस अगर एक होता तो पहली बार तो हमें इफेक्ट करता, दूसरी बार नहीं कर पाता। लेकिन डेंगू 4 स्ट्रेन है, इसका मतलब जब स्ट्रेन नंबर 1 हमारी बॉडी के ऊपर एक्ट करेगा, नंबर 1 स्ट्रेन हमारी बॉडी पे एक्ट करेगा, तो दूसरी बार जब ये एक्ट करेगा नंबर 1 वाला, तो ये बॉडी को कुछ डैमेज नहीं कर सकता। लेकिन नंबर 2 जब अटैक करेगा तो ये फिर से हमारी बॉडी को डैमेज करेगा। दूसरी बार जब नंबर 2 आएगा तो हमारी बॉडी को कोई डैमेज नहीं कर सकता। सिमिलरली 3 वाला पहली बार अटैक करेगा तो डैमेज करेगा, लेकिन दूसरी बार जब अटैक करेगा तो कोई डैमेज नहीं। और 4 वाला जब हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करेगा तो पहली बार में इसका असर है, लेकिन दूसरी बार में नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक वायरस एक बार तो इफेक्ट कर ही रहा है, ठीक है, लेकिन 4 वायरस 4 बार हमारी बॉडी के ऊपर अच्छे तरीके से प्रभाव छोड़ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो एडिस और एनोफिलस है दोनों में क्या फर्क है। एडिस जैसे मैंने बोला ये डेंगू फैलाता है, या चिकनगुनिया या जीका वायरस फैलाता है, और एनोफिलस वो वाला है जो कि मलेरिया फैलाता है। अब दोनों मॉस्किटो को देख के आप डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, कौन सा एनोफिलस है कौन सा एडिस है। कहता है जो एडिस है डेंगू वाला, ये लार्ज कॉस्मोपॉलिटन जीनस है मॉस्किटो का, ठीक, और ये येलो फीवर भी फैलाता है।
लेकिन जो एनोफिलस है ये पर्टिकुलरली कॉमन है वार्मर कंट्री में और ये मलेरिया पैरासाइट फैलाता है बॉडी में। एडिस की 700 स्पीशीज है, 700, लेकिन एनोफिलस की ओनली 460 स्पीशीज है। मैं अगर इनके क्लियरली बोलूं तो ये इनहेबिटेंट है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में, लेकिन जो मॉस्किटो एनोफिलस है सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन में है। जो एडिस है सर्व एज इंटरमीडिएट होस्ट फॉर द वायरस विच कॉज डेंगू फीवर, येलो फीवर, जीका वायरस, चिकनगुनिया वायरस फॉर द निमेटोड दैट कॉज ह्यूमन लिम्फेटिक फिलेरियोसिस। तो एनोफिलस इंटरमीडिएट होस्ट फॉर द मलेरिया पैरासाइट। तो क्या था कि जो एडिस है तो ये सिर्फ एक डिजीज नहीं फैला रहा, ये मल्टीपल डिजीज फैला सकता है, चाहे वो चिकनगुनिया, चाहे जीका वायरस और समथिंग एल्स। लेकिन जो मॉस्किटो है ये सिर्फ एक ही डिजीज को फैलाता है। कौन सा मॉस्किटो? एनोफिलस। तो एनोफिलस सिर्फ एक ही टाइप की इंफेक्शन को फैलाता है मलेरिया की, लेकिन एडिस जो है वो मल्टीपल फैला सकता है। ठीक। देन ले एग, जो एडिस है ये अपने एग को ले करता है क्लियर रुके हुए पानी में, हिडन फ्रॉम सनलाइट, जहां सूरज की रोशनी नहीं पड़ती और पानी वहां पे जमा हो जाता है, वहां पे अपने अंडे देता है। लेकिन जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो ये गंदे पानी में अपने अंडे देती है। मेल बॉडी का डिफरेंस भी हम लोग जाते हैं। जो एडल्ट है एनोफिलस मॉस्किटो नहीं, एडिस। तो जो एडिस है इसकी बॉडी के ऊपर ब्लैक और व्हाइट पैचेस होते हैं। आप देखो यहां से ये ब्लैक और व्हाइट पैचेस है इसकी बॉडी के ऊपर, है ना। लेकिन अगर आप मलेरिया के मच्छर को ध्यान से देखोगे तो उसकी बॉडी येलो शेप होगी, यहाँ पे कोई ऐसे डॉटर नहीं है। तो सीधा डिफरेंस एक जगह पे ब्लैक व्हाइट का कॉम्बिनेशन है, ये तो मैंने रेड में ड्रा किया, अदरवाइज अगर यहाँ पे दिखा सकूं तो ब्लैक है, व्हाइट, ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट, इस तरीके का कॉम्बिनेशन है एडिस में। लेकिन अगर आप एनोफिलस की बात करोगे तो एनोफिलस की बॉडी में कोई स्ट्राइएशन नहीं है, वो क्लियरली येलो कलर का है। तो देखने से एपरेंटली पता चल जाता है येलो वाला मलेरिया फैलाएगा और जिसके ऊपर स्ट्राइएशन है ब्लैक व्हाइट की वो डेंगू फैला सकता है। दूसरा डिफरेंस जो है, जो एक और मेन है, वो ये कि जब ये रेस्टिंग स्टेज में होते हैं, जब ये बैठे होते हैं चाहे स्किन के ऊपर, चाहे दीवार के ऊपर, चाहे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो मलेरिया काजिंग मच्छर होता है और जो डेंगू काजिंग मच्छर है, दोनों में क्या फर्क है? रेस्टिंग पोजीशन में जो डेंगू वाला है इसकी बॉडी पैरेलल टू द सरफेस होगी, लेकिन जो एनोफिलस मॉस्किटो है जो मलेरिया फैलाएगा ये 45 डिग्री के एंगल के ऊपर इसकी रेस्टिंग पोजीशन होगी। कहने का अभिप्राय ये है कि अगर मैं डेंगू की बात करूंगा तो ये जो मच्छर बैठा होगा, अगर ये ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर मच्छर बैठा हुआ है तो इसकी बॉडी ऐसे होगी पहले। ऑन द अदर हैंड अगर एनोफिलस की बात करेंगे, वो जब मच्छर बैठा होगा तो वो इस तरीके से बैठा होगा, एब्डोमेन पीछे की तरफ और मुंह इसकी तरफ, तो 45 डिग्री एंगल बनता है। ठीक है। तो जो एनोफिलस है वो मच्छर जो है किसी भी स्किन के ऊपर बैठा होगा तो वो उसका मुंह नीचे और एब्डोमेन ऊपर 45 डिग्री के ऊपर। लेकिन डेंगू काजिंग जो मच्छर है दैट इज एडिस है वो पैरेलल टू द सरफेस। तो दोनों के बैठने के तरीके से भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कौन सा मच्छर जो है डेंगू का है और कौन सा दूसरा। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम लोग डेंगू वायरस की। डेंगू के वायरस को अगर हम लोग देखें तो ये स्फेरिकल इन शेप है। इसके जो न्यूक्लियस कैप्सिड है वो इनसाइड द वायरस इन द न्यूक्लियोकैप्सिड वायरल जीनोम है जिसमें सी प्रोटीन होते हैं। न्यूक्लियोकैप्सिड के बाहर एक न्यूक्लियर ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जिसे हम वायरल एनवलप कहते हैं। तो ये वायरस का कैप्सिड है, इसके बाहर एक वायरल एनवलप लगा हुआ है। इसके ऊपर स्पेशल प्रोटीन है, ई प्रोटीन एंड एम प्रोटीन। ये प्रोटीन उसकी अटैचमेंट में हेल्प करते हैं कि वायरस किसी होस्ट के साथ अटैच हो सके। ठीक। तो ये एक लिटिल बिट स्ट्रक्चर है, आप चाहो तो कर सकते हैं। जो बीएससी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज 11-12 के लिए ये सिर्फ टॉपिक है डिस्कशन मोड के लिए। हाँ, ये बीएससी में फुली फ्लेज्ड टॉपिक है, इसका ध्यान रखिए।
किसी को डेंगू हो गया होगा तो क्या उसके सिम्टम है? उसका हाई फीवर। आजकल आपको पता ही होगा, जिसे भी डेंगू हो गया होता है तो उसे काफी हाई फीवर रहता है, काफी दिनों तक चलता रहता है, काफी ज्यादा सर दर्द होती है, आईज के पीछे पेन। तो ये आईज हमें फील होगा कि आईज के पीछे वाली साइड काफी दर्द हो रही है। मसल में पेन, ये जो हमारी बॉडी के मसल्स है यहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाएंगी। फैटीग का मतलब थकावट हो जाना, नाजिया मन खराब होना, उल्टी आ जाना, स्किन के ऊपर रैश हो जाना और माइल्ड ब्लीडिंग हो जाना, नोज ब्लीड कर सकता है, गम से मतलब ये जो मसूड़े हैं इनसे ब्लड निकल सकता है। ब्लड प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज, ये तो आपने डे टू डे आप न्यूज में भी सुनते होंगे, आपके नेबर से या किसी और जगह से भी रिपोर्ट आती होगी कि उसके प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज हो गए। क्या आपने सोचा है कि प्लेटलेट्स के काउंट क्यों डिक्रीज कर जाते हैं? आखिरकार डेंगू ऐसा करता ही क्या है कि ब्लड में इतने सारे सेल्स हैं लेकिन सिर्फ प्लेटलेट्स के सेल को डिक्रीज क्यों किया जाता है? बेसिकली क्या है, जो डेंगू का वायरस है तो ये उस सेल को इफेक्ट करता है जिससे प्लेटलेट्स बनते हैं। अब प्लेटलेट्स होते क्या हैं? प्लेटलेट्स बेसिकली क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं और ये बनते हैं ड्यू टू द ब्रेकेज ऑफ मेगा कैरियोसाइट सेल्स। तो बॉडी के अंदर एक मेगा कैरियोसाइट सेल होता है, ठीक है, एक बड़ा सेल होता है, उस सेल्स के टूटने से बन जाते हैं ये जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है, जिसे हम लोग प्लेटलेट्स बोलते हैं। अब सोचिए ये जो मेगा कैरियोसाइट सेल है अगर ये ही खत्म हो जाए तो प्लेटलेट्स को कौन बनाएगा, है ना? अगर प्लेटलेट्स ही नहीं होंगे तो नेचुरली बात है प्लेटलेट्स को बनाने वाला, सॉरी, अगर जो सेल है जो प्लेटलेट्स को बना रहा है अगर वो सेल ही टूट जाएगा, सेल ही फंक्शन करना बंद कर जाएगा तो प्लेटलेट्स को कौन बनाएगा? कोई नहीं बना सकता। दैट इज व्हाई प्लेटलेट्स के नंबर डाउन हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं उस पेशेंट को जिसमें डेंगू हुआ है। तो डेंगू वाले पेशेंट में प्लेटलेट्स के नंबर इसलिए डिक्रीज हो जाते हैं बिकॉज जो प्लेटलेट्स बनाने वाला सेल है वो ही प्रॉपर फंक्शन नहीं करता और उससे वो खुद डैमेज हो गया होता है, वो सेल नहीं बना पाता। राइट, इस बात की समझ आपको आ गई होगी। तो ये एक फ्लो चार्ट यहाँ पे ड्रा किया हुआ है सो एज टू इंश्योर आपको रहे याद कि आई पेन होती है, मसल पेन, बोन पेन, जॉइंट्स में पेन, नाजिया, वोमिटिंग, हेडेक, रैश, बॉडी के ऊपर रैश हो जाना। तो ये एक डायग्राम है, डायग्राम से हम लोग जल्दी गेन करते हैं। तो वहां पे ये दिखाया हुआ है कि इसके सिम्टम क्या क्या होते हैं। अब सीरियस प्रॉब्लम, तो डेंगू से आप मत सोचिए कि सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती, इट कुड बी लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है। तो सीरियस प्रॉब्लम क्या होगी? हीमोरेजिक फीवर हो जाता है। हीमोरेजिक का मतलब ब्लीडिंग हो जाना, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाना। अब सोचिए हमारी बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर होता है जो ब्लड को क्लॉट करता है अगर कहीं डैमेज हो जाए। जब क्लॉटिंग फैक्टर ही एब्सेंट है तो क्लॉट कौन करेगा? तो इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, अंदर ही अंदर ब्लड जो है वो रिसना शुरू हो जाता है और आदमी मर जाता है। A rare complication characterized by high fever, damage to lymph and blood vessel, bleeding from the nose, gums, enlargement of the liver and failure of the circulatory system. तो कहते हैं कि भाई देखो अगर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होगा तो ब्लड विद क्लॉटिंग फैक्टर वो तो रिस्की है ही है, हमारी ब्लड वेसल भी वीक हो जाती है, ये ब्लड लीक होना शुरू हो जाता है, आर्गन फेल हो जाते हैं और आदमी खत्म हो जाता है। द सिम्टम मे बी प्रोग्रेसिव, सिम्टम प्रोग्रेसिव भी होते हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, टू मैसिव ब्लीडिंग, बेहद ज्यादा ब्लीडिंग हो जाना, शॉक में आ जाना और डेथ हो जाना। दिस इज कॉल्ड एज डेंगू शॉक सिंड्रोम, DSS। सो DSS डेंगू शॉक सिंड्रोम क्या होता है कि जब काफी ज्यादा हीमोरेजिक कंडीशन हो जाए, हीमोरेजिक मतलब एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाए ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी और लेस अवेलेबिलिटी ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक, दैट इज प्लेटलेट्स। तो ब्लड लीक करना शुरू हो जाएगा और जो भी कंसर्न पर्सन है, पेशेंट है, वो मर जाएगा। ट्रीटमेंट, देखिए ट्रीटमेंट में क्या होता है कि हम लोग एस्प्रिन को अवॉइड करते हैं। आपको पता है कि एस्प्रिन एक ऐसी टैबलेट है जो फीवर को लो करवाती है, लेकिन डेंगू के पेशेंट को हम एस्प्रिन नहीं देते। वो क्यों? क्योंकि एस्प्रिन सिर्फ फीवर को कम नहीं करती,
एस्पिरिन एक काम और करती है, वो क्या करती है, ये ब्लड को थिन भी करती है। ठीक, तो ऑलरेडी ब्लड में प्रॉब्लम चल रही है, प्लेटलेट्स के काउंट डिक्रीज करके, उल्टा ब्लड थिन हो जाएगा तो पेशेंट कैसे बचेगा। तो सो डेंगू के पेशेंट को जब भी फीवर होता है तो हम उसे पैरासीटामोल तो रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन एस्पिरिन को रिकमेंड नहीं किया जाता। क्योंकि एक वायरस है तो वायरस की कोई एंटीबायोटिक नहीं होती। क्यों नहीं होती, मैं पहले भी बड़ी बार बता चुका हूं, फिर से बताता हूं। जो भी एंटीबायोटिक होती है वो अटैक करती है प्रोटोप्लाज्म के ऊपर, ठीक है, साइटोप्लाज्म के हिस्से के ऊपर। लेकिन वायरस में साइटोप्लाज्म ही नहीं होता। जब साइटोप्लाज्म ही नहीं है तो एंटीबायोटिक किसके ऊपर अटैक करेगी। दैट इज व्हाई किसी भी वायरस के, नॉट ओनली डेंगू, किसी भी वायरस के लिए एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं। एंटीबायोटिक नेवर क्योर अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम अ वायरल डिजीज। इवन जो आपको जुकाम भी होता है, आप उसके लिए जो मेडिसिन लेते हो, अगर एंटीबायोटिक लेते हो, वो सेकेंडरी इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए लेते हो, जुकाम को रोकने के लिए बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जुकाम हमेशा राइनो वायरस या कोल्ड वायरस इनकी फैमिली होती है, तो उसकी वजह से होता है। और कोल्ड के साथ साथ जब हमें खांसी आ जाए, एक्सेसिव म्यूकस हो जाए, गले में इरिटेशन हो जाए, तो इसे बोलते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो आप जो टेबलेट खाते हो वो सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकती है, वायरस को नहीं रोकती। वो धीरे धीरे खुद ही स्प्रेस हो जाता है ड्यू टू बॉडी ओन इम्यूनिटी। प्रिवेंशन ऑब्वियसली बात है, आप मॉस्किटो के बाइट को अवॉइड कीजिए तो प्रिवेंशन ही है। अब मॉस्किटो को बाइट को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, घरों के आसपास पानी को ना जमने दें, साफ सफाई रखें, मच्छर को ज्यादा घरों के पास ना पनपने दें, ठीक, स्प्रे कीजिए ताकि मच्छर मारेंगे। नालियों में आप लोग स्प्रे करवा सकते हो ताकि मच्छर जो मारे जाए। आल्दो ये जो मॉस्किटोज होते हैं, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो हो चाहे फीमेल एडिस मॉस्किटो हो, ये नालियों में नहीं होते, लेकिन नाली में हम स्प्रे इसलिए करते हैं ताकि मेल मच्छर मारे जाएं, ताकि उनके जो एग्स हैं वो खत्म हो जाएं और उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे खत्म हो जाए। राइट, अब आता है स्प्रेड। तो स्प्रेड में हमने पहले भी पढ़ा कि एक रो तो है भाई वेक्टर का, एडिस खुद जो बीमारियां फैलाता है, दूसरा है मदर टू चाइल्ड। ये भी देखने को आया है कि वो वाली मदर जो इस वायरस से इन्फेक्टेड होती है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो क्या होता है कि प्लेसेंटा के थ्रू भी ये वायरस जा सकता है उस बच्चे को इफेक्ट करने के लिए। ब्रेस्ट फीडिंग, आज की डेट तक सिर्फ एक ही ऐसा केस आया है जहां ब्रेस्ट फीडिंग से भी वायरस फैला हुआ है। क्योंकि इसके केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर आए हुए हैं, इट डजंट मीन कि जो मदर वायरस से इफेक्टेड है वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाना बंद कर दें। एक्सेप्शनली आज तक एक ही केस आया हुआ है, अदरवाइज हम ब्रेस्ट फीडिंग के लिए नहीं बोलते कि आप ब्रेस्ट फीडिंग मत करवाओ बच्चे को। ठीक, थ्रू ब्लड ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई पेशेंट है जो ऑलरेडी डेंगू से सफर है, तब उसके ब्लड को अगर किसी और को डोनेट करेंगे तो उसके ब्लड में तो ऑलरेडी वायरस है, तो जिसको भी डोनेशन दी होगी, उस ब्लड को डोनर किया होगा, तो उस पेशेंट में तो वायरस आएगा ही आएगा। सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ये फैलता ही फैलता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट से चांसेस हैं आदो बेहद कम, ठीक है, तो काफी कम चांसेस हैं, बट हाँ चांसेस है कि ये फैल सके। सो दैट वाज ऑल अबाउट डेंगू। तो आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा कि भाई डेंगू जो होता है वो वायरस की वजह से होता है, और ये जो वायरस है ये 4 स्टेन है। कितने स्टेन है इसके वायरस के? 4 स्टेन है वायरस के। और इस वायरस को फैलाता कौन है? मॉस्किटो फैलाता है। और मॉस्किटो कौन सा? एडिस स्पीशीज का। ठीक, एडिस स्पीशीज का मॉस्किटो इस वायरस को फैलाता है। वो एनोफिलस से अलग है, चाहे वो एनोफिलस हो चाहे एडिस हो, इट इज ऑलवेज द फीमेल। सो मॉस्किटो चाहे मलेरिया फैलाने वाला हो चाहे डेंगू फैलाने वाला हो, उसमें मेल का कोई रोल नहीं होता, फीमेल का ही रोल होता है ये बीमारी फैलाने के लिए। वो फीमेल का क्यों रोल होता है? बिकॉज वो ब्लड सक करने आती हैं। और फीमेल ही क्यों ब्लड सक करती है, मेल क्यों नहीं? एक तो उनका बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऐसा बना हुआ है, दूसरा फीमेल्स को ह्यूमन की बॉडी में प्रोटीन जो होता है ब्लड के अंदर वो चाहिए होता है सो एज टू ले द एग। तो फीमेल की मजबूरी है, ब्लड पिएंगे
तो एग ले कर सकते हैं, राइट। तो सबसे बड़ी बात ये डेंगू वायरस को जो इसका पॉजिटिव एजेंट है। तो डेट वाज ऑल अबाउट डेंगू। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको क्यूरी होगी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।